जनगणना है क्या और क्यों कराई जा रही है? जनगणना एक देशव्यापी प्रक्रिया है जिसमें देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए डेटा एकत्रित किया जाता है। इस डेटा के बेस बनाकर देश अपनी प्लानिंग करता है। क्या मैं स्वगणना भी कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो ये कैसे हो सकती है? उसका क्या पूरा प्रोसेस रहेगा? जो लोग जानकार हैं, जो इंटरनेट से वाकफियत रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो स्वगणना का प्रयोग करें। क्या जनगणना को लेकर के भी लोगों में गलतफहमियां हैं? तो अगर हैं तो क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? अगर मान लीजिए कि जो सेंसस किया जा रहा है वो किन्हीं कारणों से फेल या गलत साबित हो जाता है, तो क्या जो गवर्नमेंट की योजना है वो फेल कर जाएंगी? क्या जनगणना में सही आंकड़े ज़रूरी है या आपकी प्राइवेसी? क्या जो जानकारी हम देंगे वो मौखिक होगी या कोई दस्तावेज देने होंगे हमें? प्राय मौखिक जानकारी होती है। प्रथम चरण में तो टोटल मौखिक जानकारी है। उसमें आपकी दंपत्ति कितनी है, इसमें कितने लोग रहते हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, ना मांगा जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे कौन-कौन से दस्तावेज देने हैं जनगणना के लिए? ये जो जनगणना है उसका असर 2027 या 2029 के चुनाव पर देखने को मिल सकता है। 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई जातिगत आधार पर, ये क्या है और अब तक क्यों नहीं हो पाया ये 1931 के बाद? हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं हाफ वॉल में आज हम बात करेंगे जनगणना को लेकर के। तो जनगणना क्या है और क्या इसका मकसद है, इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर वाकिब हुसैन साहब मौजूद हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद। बहुत-बहुत। तो डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल यही है कि जनगणना का मकसद क्या है और जनगणना है क्या और क्यों कराई जा रही है? जनगणना एक देशव्यापी प्रक्रिया है जिसमें देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए डेटा एकत्रित किया जाता है। इस डेटा के बेस बनाकर देश अपनी प्लानिंग करता है। जनगणना आपने बताया कि क्यों कराई जा रही है, ठीक है। अगर जनगणना में हम कोई जानकारी गलत दे देते हैं, ठीक है, तो क्या उसको हम करेक्ट कर सकते हैं आगे जाके? जनगणना में अगर कोई जानकारी आपने प्रगणक को गलत दे दी है तो दोबारा उससे रिक्वेस्ट करके उसे एडिट करा सकते हैं, उसे सही करा सकते हैं। अगर प्रगणक ने भी सिंक्रोनाइज कर दिया है तो जो सेंसस ऑफिस है वहां जाकर आप उसे सही करा सकते हैं, एक ऑप्शन बचता है। और इससे पहले मैं आम जनता से अनुरोध करूंगा कि वो सेल्फ इन्यूमरेशन को प्राथमिकता दें। जो लोग कंप्यूटर नोन हैं, इंटरनेट से उन्हें परिचय है, वाक़फ़ियत है, जानते हैं इंटरनेट अच्छी तरह से चलाना, मोबाइल है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने घर की मकान सूचीकरण के लिए सेल्फ इन्यूमरेशन को अपनाएँ। इससे आसानी रहेगी। एक सवाल मेरा डॉक्टर साहब इसी में है कि जनगणना को लेकर के जैसे कि पिछले एसआईआर में कुछ गलतफ़हमियाँ थी लोगों को और एसआईआर को लेकर के लोगों में डर भी था। तो क्या जनगणना को लेकर के भी लोगों में गलतफ़हमियाँ हैं? तो अगर हैं तो क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? जनगणना को लेकर लोगों में गलतफ़हमियाँ कम, भय ये रहता है कि हम अपनी जानकारी किस तरह से सारी की सारी दे दें। तो अब तो डिजिटल इंडिया है, लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, सब जानते हैं कि बहुत सी जानकारी हमारी अपनी अब गोपनीय रही नहीं। और ये जो प्रथम चरण में अभी पूछा जाएगा वो ज़्यादातर जानकारी वो है जिसे देने से कोई नुकसान नहीं है। हुँ। आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में इंटरनेट है या नहीं है, तो ये डिटेल है गवर्नमेंट के पास, आप अगर दे देंगे तो क्या है। इसी तरह से आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है, ये जानकारी देने में भी कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है। इसके बावजूद ये वैयक्तिक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है। सरकार इसको कहीं पर दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं करती है। ये डेटा कलेक्ट होने के बाद ये प्लानिंग के काम तो आता है, लेकिन इसको कहीं ओपन नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए कि जो सेंसस किया जा रहा है
वो किन्हीं कारणों से फेल या गलत साबित हो जाता है, तो क्या जो गवर्नमेंट की योजना है वो फेल कर जाएँगी? नहीं, गलत साबित कैसे हो जाएगा? मतलब मैक्सिमम लोगों ने गलत जानकारी दे दी या कुछ ऐसा गलत आंकड़ा गवर्नमेंट के पास पहुँच गया, ताकि आगे आगामी योजना बनाने में गवर्नमेंट को दिक्कतें आएँगी फिर उससे। गलत डेटा पहुंचना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर पहुंचता है, क्योंकि ये तमाम प्रगणक जो लगाए गए हैं वो डोर टू डोर जाएंगे, मकान का सूचीकरण करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि वो जानकारी बहुत साफ सुथरे अंदाज पर, शुद्धता के आधार पर दीजिएगा। लोग देते हैं। अगर कोई जानकारी को छिपाता है तो ये अपराध है। सेंसस एक्ट 1948 के धारा 11 के तहत ये अपराध है। लेकिन यहाँ इस अपराध में सजा का प्राविधान तो है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो, जनगणना के विषय में, जानकारी के विषय में उन्हें ये मालूम हो कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये डेटा सरकार के पास जाएगा, जिसकी गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप साफ सुथरे अंदाज से पूरी की पूरी जानकारी प्रगणक को उपलब्ध कराएं। जनगणना है, चाहे वो जातिगत आधारित हो या कैसी भी हो, क्या वो राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर असर डालती है? जनगणना सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर अवश्य असर डालती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। सामाजिक रूप से असर डालती है प्लानिंग में, राजनीतिक रूप से असर डालती है डिलिमिटेशन में। आबादी बढ़ती है, गांव की आबादी बढ़ी, शहरों की आबादी बढ़ी, तो परिसीमन की व्यवस्था लागू होगी, परिसीमन गवर्नमेंट करेगी। तो इसके सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ तो होते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर, डायरेक्टली नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। हुँ, हुँ। तो ये कहा जा सकता है कि क्या जनगणना ही तय करती है कि आपके शहर या स्टेट में स्कूल बनेंगे, नहीं बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, नहीं बनेंगे, किस हिसाब से क्या चीज़ तय बनेगी? मैंने अभी बताया आपको, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करती है। हुँ, हुँ। डेटा कलेक्ट हो गया, हुँ, हुँ। डेटा कलेक्ट होने के बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ये तय करेगा कि कहाँ क्या चीज होगी, कहाँ किस चीज की जरूरत है। तो ये बेस तो होता है, लेकिन ये कहा जाए कि इसी से बनाया जाता है स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, ऐसा नहीं है। हुँ। इसको आधार बनाकर प्लानिंग की जाती है, और जिसको आधार बना के प्लानिंग की जाती है उसका महत्व तो होता है, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन बात ये तो कहा सही। जाए कि सिर्फ इसको देखकर वो एज इट इज तैयार कर दिया जाता है, ऐसा नहीं हो पाता। आंकड़ों के आधार पर कितनी फैसिलिटी, क्या योजनाएँ लागू होंगी, जी, जी, कौन-कौन जी। सी योजना, वो तो होता है। क्या जनगणना में सही आंकड़े ज़रूरी हैं या आपकी प्राइवेसी? ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वैयक्तिक प्राइवेसी और गोपनीयता। तो ये जब डेटा प्रगणक के पास जाता है और इसको सिंक कर दिया जाता है, तो फिर गवर्नमेंट की अमानत है। और मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि गवर्नमेंट इसकी गोपनीयता बनाए रखती है। इसको कहीं लीक नहीं किया जाता है कि फला अमुक व्यक्ति के यहाँ। टोटल कंसोलिडेटेड डेटा तो आता है, लेकिन वैयक्तिक डेटा नहीं आता, और न वैयक्तिक डेटा को ओपन किया जाता है। हुँ। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है और लोगों में भ्रम भी है कि क्या जो जानकारी हम देंगे वो मौखिक होगी या कोई दस्तावेज़ देने होंगे हमें? लोगों को डर ये रहता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स दें या ना दें, भ्रम भी है और डर भी है। तो आप थोड़ा ये क्लियर करें कि क्या लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे या सिर्फ़ मौखिक जानकारी देनी पड़ेगी? प्राय मौखिक जानकारी होती है। प्रथम चरण में तो टोटल मौखिक जानकारी है। उसमें आपकी दंपत्ति कितनी है, इसमें कितने लोग रहते हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, ना मांगा जाएगा। सेकंड फेज जब आएगा तब बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। वैसे ज्यादातर डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते हैं। एक इसे पॉलिटिकल सवाल भी अगर डाला जाए तो कैसा रहेगा कि क्या 2026 की जो जनगणना है, क्या 27 के यूपी चुनाव पे असर करेगी? ये तो सेंसस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद अगर इलेक्शन होता है तो संभव है कि कुछ इफेक्ट्स उसके पड़े, क्योंकि सारा डेटा जो है गवर्नमेंट के पास होगा। डाटा 29 में आएगा या कब आएगा?
ये तो अब मेरे हिसाब से तो ये 28-27 के लास्ट में आ जाएगा, 27 के लास्ट तक आ तो जाएगा। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2029 पे इसका असर देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली नहीं, क्योंकि फिर मैंने अभी आपसे कहा था कि जैसे ही डेटा इकट्ठा होगा, डिलिमिटेशन होगा, प्लानिंग होगी, है ना, सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, पॉलिटिकल प्लानिंग भी होगी आबादी बढ़ने की वजह से। इस बार वैसे ही ये 15 साल बाद लगभग हो रहा है जी। कोरोना की वजह से। जो सेंसस 2020 में होना था, अब हम इस टाइम सेंसस की तरफ हैं, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो राजनीतिक निहितार्थ तो होते हैं। सरकार ने तो अपने हिसाब से निकालती है जी। सारी चीज़ें। अच्छा, एक सवाल और है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोगों में कह लीजिए डर भी रहता है इसे लेकर के, मेरे पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? तो मैं इसे कैसे काउंट कराऊँगा जनगणना में? क्या दोनों प्रॉपर्टी काउंट करानी है मुझे या एक काउंट करानी है? उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? और ऐसा बताइए कि लोग आसानी से समझ सकें उसे। अभी मकान सूचीकरण है, मकानों का जो गिनती होगी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मकान है तो आपको बताना पड़ेगा कि एक मकान में मैं रह रहा हूँ, दूसरे मकान मेरा किराए पर उठा हुआ है। हुँ, वो दूसरा मकान जो आपका है उसमें किराएदार अपना सेल्फ इनोवेशन करे या प्रगणक के द्वारा जानकारी दे, बताएगा कि हम इस मकान में इतने लोग रह रहे हैं, ये सारी सुविधाएं हैं, ये लेकिन हमारा अपना नहीं है, रेंटेड है। अच्छा, तो वो जानकारी मान लीजिए आपका किराएदार उपलब्ध मेरे कराएगा। पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा एक ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरी नहीं प्रॉपर्टी नहीं, वहाँ। आपको नहीं, वो दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें किराएदार रह रहा है वो किराएदार भरवाएगा अपना और डिटेल। खाली पड़ी है फिर? खाली पड़ी है तो आप बता देंगे खाली पड़ी है, प्रगणक खुद भर लेगा कि खाली पड़ी है। उसमें लॉक लगा होगा ना, हाँ, हाँ, वो हाँ। जाएगा, आपको मकान नंबर देगा और मकान नंबर देने के बाद बताएगा कि साहब ये मकान खाली पड़ा है। क्या एक मकान में 3 किचन होती हैं, तो क्या 3 गिने जाएँगे वो? एक मकान में अगर 3 किचन हैं तो डिपेंड ये करता है कि उसमें रहने वाले लोग कितने हैं, फैमिली कितनी रह रही है। अगर 3 फैमिली रह रही हैं तो 3 फैमिली हो जाएंगी 3 किचन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब तो आज के ज़माने में देखने में ये आता है कि साहब एक ओपन किचन है, एक छोटा किचन है। अगर किसी घर में 2 बने हुए हैं और फैमिली एक रह रही है, 4 लोग रह रहे हैं, माँ बाप बेटा बेटी, हुँ, तो एक ही गिना जाएगा, हुँ। एक फैमिली गिनी जाएगी। किचन को कमरों में नहीं गिना जाएगा कि कितने कमरे हैं। ओके, किचन, टॉयलेट, वॉशरूम, इसको कमरों में नहीं गिना जाएगा। ये अलग रहेगा सारा चीज़। जी, हुँ, लॉबी, इसके अलावा जो कमरे होंगे, जिन्हें शयन कक्ष कहते हैं, जिनका हम इस्तेमाल खाने-पीने के लिए या सोने के लिए करते हैं, हुँ। वो कमरे गिने जाएँगे। 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई जातिगत आधारित पर, ये क्या है और अब तक क्यों नहीं हो पाया ये 1931 के बाद? सरकारें सारी आई, गवर्नमेंट बीजेपी हो या कांग्रेस हो और भी पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनी, लेकिन नहीं करा पाए। इस बार ऐसा क्यों हुआ कि कराना पड़ रहा है? तो अभी भी जातिगत नहीं हो रही है। जाति में अभी पहले चरण में 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। मैंने अभी आपसे बताया था कि एससी-एसटी से आप बिलॉन्ग करते हैं या अदर। अदर में सब लोग हैं, तो जाति गणना नहीं हुई। जाति गणना में तो फिर बहुत बड़ा वो बाइफरकेशन किया जाएगा। सेकंड फेज़। वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि सेकंड फेज़ में वो जाति गणना कराएँगे या नहीं कराएँगे। दूसरे फेज़ में क्या है? दूसरे चरण में क्या है? दूसरे चरण में लोगों की गणना होगी। ओके। आपके घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोगों में किसकी एजुकेशन क्या है? कोई बेरोज़गार है, नौकरी करता है, प्राइवेट जॉब करता है, इस तरह की जानकारी होगी। वैयक्तिक जानकारी होगी परिवार में रहने वाले लोगों की। पहले चरण में जो सूचीकरण हो रहा है मकानों का, उसमें उस क्षेत्र में कितने मकान हैं, कितने परिवार हैं, एक परिवार में कितने लोग रहते हैं और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं घर में, हुँ, हुँ। ये सारे सवाल किए जाएँगे और इसके बाद व्यक्ति की सेकंड फेज़ में वो जनगणना होगी। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जाति जनगणना नहीं है। मैं इसे अभी जाति जनगणना नहीं मानता। एससी-एसटी और अदर है, तो जाति नहीं है। अच्छा, इसी में एक सवाल ये है कि मान लीजिए कि कोई आदमी अपनी इन्फॉर्मेशन गलत दे देता है, ठीक है? तो क्या उससे पूरी जनगणना प्रभावित होगी या उस उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना मैं गलत दे रहा हूँ? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि कोई व्यक्ति विशेष अगर अपनी जानकारी गलत प्रोवाइड करा देता है, तो उससे पूरी जनगणना पे तो प्रभाव नहीं पड़ता।
कुछ परसेंट तो ऐसा होता ही है। कितने डेटा का जो एक सिस्टम है, सिनेरियो है, उसमें ये है कि कितना ही शुद्धि से एकत्रित किया जाए, फिर भी उसमें कुछ न कुछ कमियां रहने की संभावनाएं रहती हैं। प्रायिकता होती है कि कुछ त्रुटियां रह जाएंगी, और इसी त्रुटि को कम और न्यूनतम करने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को इस विषय में जागरूक करें कि वो अपनी शुद्ध जानकारी प्रगणक को उपलब्ध कराएं। ये जनगणना के लिए एक कह सकते हैं कि भरोसेमंद जनगणना के लिए सरकार और पब्लिक का दायित्व क्या है? दोनों का अपना-अपना क्या दायित्व है? पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सभी सूचनाएं जो मांगी जा रही हैं प्रगणक के द्वारा, उन्हें उपलब्ध कराए, और उसकी गोपनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। एक सवाल डॉक्टर साहब इसी में ये है कि एसआईआर जैसे था हमारा, पहले एसआईआर को लेकर के लोग परेशान थे कि एसआईआर कैसे कराई जाए? घर पे आएगा या हमें वहाँ जाना पड़ेगा? तो उसमें भी अब इसमें भी लोग कन्फ्यूज़्ड हैं कि क्या प्रगणक आपके घर पे आएगा या आपको वहाँ जाना पड़ेगा? कैसे ये हम लोग करेंगे इसको? एसआईआर एक दूसरे तरह की प्रक्रिया थी और जनगणना एक दूसरे तरह की है, लेकिन आपने सवाल किया है कि लोगों में बेचैनी हो जाती है। एसआईआर में भी यही था कि लोग जो बीएलओ है वो जाएगा, घर घर जाएगा, और यहाँ भी प्रगणक जो है वो आपके डोर टू डोर जाएंगे, आपके मकान पर, आपके भवन पर पहुंचेंगे, उसको एक नंबर लिखेंगे बाकायदा, ओके। आपके मकान का नंबर डालेंगे वो एक, फिर अगले मकान पर आपसे जानकारी लेंगे, फिर अगले मकान पर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि वो ना आए और आप परेशानी का अनुभव करें कि साहब अब मेरी सूचना नहीं गई है, ये जाएगी तो कैसे जाएगी। प्रगणक आपके घर पहुंचेंगे, आपकी जिम्मेदारी है उन्हें ससम्मान बिठाएं, बताएं, जो जानकारी 33 सवाल हैं अभी पहले चरण में, 33 सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दें और उन्हें रुखसत कर दें। बहुत आसान काम है। एसआईआर में तो कुछ जिम्मेदारियां थी वोटर की भी, कि उससे चीज़ें प्रोवाइड करनी थी। यहाँ तो सिर्फ बताना है हुँ। एक कि सवाल आपके घर का फर्श कैसा है, आपके घर की दीवारें कैसी हैं, छत कैसी बनी हुई है, पानी की क्या व्यवस्था है, किचन कैसा है, शौचालय है या नहीं है, शौचालय का प्रकार किस तरह का है, फैमिली कितनी रहती है इस घर में, फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, ये सवाल हैं। हुँ, हुँ। एक सवाल इसी में एक निकलता है कि मान लीजिए कि किसी मैं ही अब फ़र्ज़ करता हूँ मैं ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको, ठीक है? और वो भूलवश हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जानबूझकर किया हो और उसे मुझे सुधारना हो, तो हम उसे कैसे सुधार सकते हैं? भूलवश अगर आपने कोई जानकारी गलत उपलब्ध करा दी है हुँ, हुँ। और प्रगणक ने उसे सिंक नहीं किया है, तो प्रगणक उसको एडिट कर सकते हैं। सिंक करने के बाद फिर प्रगणक एडिट करना उनके लिए मुश्किल होगा। हुँ, हुँ। फिर आपको जो सेंसस ऑफिस है वहाँ जाकर आप सही करा सकते हैं। और इससे बेहतर जो लोग जानकार हैं, जो इंटरनेट से वाक़फ़ियत रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो स्वगणना का प्रयोग करें। हुँ। स्वगणना के लिए एक पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे जाके अपना प्रदेश का चयन करना है, कैप्चा डालना है, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद फिर वो आप जहाँ रहते हैं, वो मकान मैप आएगा, आप मैप के ज़रिए अपना मकान को चुन लीजिएगा, ये मकान आपका है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड उस पर शो हो रहे होंगे, और उसके बाद क्वेश्चनायर होगा, उस क्वेश्चनायर के जवाब देते जाइए। ऑब्जेक्टिव है, सिवाय इसके कि फैमिली मेंबर्स पूछे जाते हैं, उसमें कितने भरे जाएँगे, अदरवाइज़ तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शन पे टिक करना है, बहुत आसान है। बाद में आपको एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है और ये आपकी स्वगणना हो जाएगी। प्रॉपर्टी मेरी पत्नी के नाम है, ठीक है? उनके नाम मकान हो गया, मोबाइल नंबर मेरा है। तो हम कैसे उसको भरेंगे? उनके मोबाइल से भरेंगे नंबर उनके मोबाइल नंबर से भरेंगे या हम अपने नंबर से भरेंगे उसको? किसी एक मोबाइल नंबर से भरना है, पति अपने मोबाइल नंबर से भर दे या पत्नी अपने मोबाइल नंबर से भर दे। मोबाइल एक्टिव होना चाहिए, जो आपके पास स्थायी रूप से रह रहा है, चल रहा है, चलते रहने की संभावना है, उससे होना चाहिए। ये बात तो और मैं स्वगणना के संबंध में बताना चाहूँगा, जो एक बात थोड़ा-सा मिस हो रही थी
कि लैंग्वेज 16 लैंग्वेजेस में ये स्वगणना होगी या इनोग्रेशन होगा 16 में, तो उसमें आप अपनी लैंग्वेज और चेंज सेलेक्ट करनी है। जो लैंग्वेज एक बार आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी लैंग्वेज में रहेगा, लैंग्वेज चेंज नहीं हो पाएगी। लैंग्वेज में एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आपने अगर लैंग्वेज चेंज सेलेक्ट कर ली तो वही रहेगी। अच्छा, एक से ज्यादा संपत्ति होने पर, ठीक है, हम उसे कैसे गिनती कराएंगे और कैसे भरवाएंगे उसको? मान लीजिएगा कि किसी एक व्यक्ति के पास 4 मकान हैं, जिसमें एक घर में वो खुद रहता है और दूसरा कहीं और है, उसमें किराएदार है, तीसरा कहीं और है जिसमें उसका नौकर रहता है, चौथा कहीं और है उसमें एक किराएदार रहता है। तो जिस घर में आप रहते हैं उसकी गणना आप कराएंगे, जिसमें आपका किराएदार रहता है वो किराएदार कराएगा, जिसमें आपका नौकर कोई आपने रख रखा है तो कहीं दूर है तो वो कराएगा। और अगर एक ही घर में कई मकान है, मल्टी स्टोरी है, तो आप ही करा देंगे, लेकिन उसके अलग अलग घरों के मुखिया अलग अलग होंगे। नौकर को जो आपने दे रखा है वो नौकर की गणना उस हिसाब से होगी, किराएदार की उस हिसाब से होगी और आपकी उस हिसाब से। मान लीजिए मेरे 4 मकान हैं, तो क्या मैं एक जगह बैठ करके या एक ही प्रगणक से सारे मकानों का जनगणना नहीं करा सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करा सकते। क्यों? वो किस क्षेत्र में पड़ता है, हम्म उसका प्रगणक कौन है, ये देखना होगा। अगर मेरे 4 घर एक ही कॉलोनी में, एक ही बस्ती में पास पास हैं और एक ही प्रगणक के क्षेत्र में आते हैं तो मैं उससे बताकर चारों मकान की भरवा सकता हूँ। लेकिन अगर वो दूसरे प्रगणकों के क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें दूसरे प्रगणक करेंगे। बाहरी लोग हैं, ठीक है, और वो किराए पे रह रहे हैं, मान लीजिए वो अपना डिटेल्स भरवा देते हैं, तो क्या फिर वो काउंटिंग में आएंगे या नहीं आएंगे? एक आदमी अगर किराए पर कहीं रह रहा है, वो सेंसस में अपना डिटेल भरवाएगा, अगला चरण आएगा तो फिर पर्सनल डिटेल भरवाएगा, ठीक है। तो ये डेटा इकट्ठा हो गया। हम्म उससे न तो उसका मकान अपना हो जाएगा अगर वो ये दिखाता है कि मैं यहाँ किराए पर हूँ। नहीं, मकान की बात ही नहीं कर रहा मैं। जी, मैं तो उस आदमी के परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा हूँ कि वो यहाँ, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं ना कि घुसपैठिया है, सारी नहीं चीजें। परमानेंट ये इसके काम है ही नहीं है। जनगणना का काम लोगों की गिनती करना है, मकान की लोगों की गिनती करना गिनती है। करना है, उनकी आर्थिक स्थिति देखना है, उनकी सामाजिक स्थिति का परिकलन करना है, ये सारे काम है। तो वो तो काउंटिंग कौन में तो आ जाएगा ना? बिल्कुल काउंटिंग में आएगा, क्यों नहीं आएगा, काउंटिंग में तो आएगा। हम्म तो जनगणना और वोटर लिस्ट और एनपीआर, ये अलग बात है कि एनपीआर से इसको लिंक किया जा रहा है। इस जनगणना को एनपीआर से पहले जो 2011 में हुई थी, तो एक गवर्नमेंट ने इस पर इनिशिएटिव लिया था। अगला क्या इनिशिएशन होगा नहीं मालूम है। एनआरसी से तो नहीं जुड़ा जा रहा है इसको? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनआरसी? एनआरसी से नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है कि एनआरसी से जुड़ा जा रहा है। तो वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि इस जनगणना में कौन कौन सी एनजीओज काम कर रही हैं? मान लीजिए किसी को कोई समस्या होती है तो कहाँ कांटेक्ट करे, या कोई उसकी हेल्प करने के लिए कोई लोग हैं, या कुछ ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं क्या इस देश में? हाँ, कई फोरम एनजीओज खासतौर से अपने इस प्रदेश में शुरू हो गए हैं। मेरे नॉलेज में एक यूपीडीएफ, उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक फोरम है, लखनऊ बेस। यूपीडीएफ वो ख़ास तौर से लोगों को अवेयर कर रहा है, जागरूकता के संबंध में प्रोग्राम कर रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स वगैरह का भी उनके यहाँ प्रोसीजर है। लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, लोगों को इस तरफ जगा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि जब प्रगणक आए तो आप निश्चिंत होकर, भय रहित होकर अपनी जानकारी प्रोवाइड कराएं। तो एक ये जो मैंने अभी यूपीडीएफ का कहा आपसे, ये तो बहुत एसआईआर में भी इसने बहुत बड़ा कोई हेल्पलाइन योगदान किया नंबर है। कुछ ऐसा इसका? इन्होंने अभी शायद हेल्पलाइन नंबर तो प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन ये अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए। तो ये थे डॉक्टर वाकिफ हुसैन साहब, जिन्होंने जनगणना को लेकर के लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर किया और बहुत सारी जानकारी हमें दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं नई किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।